नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नष्ट करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह की तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वैसे भी अगर इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट देखें तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। लेकिन हम पहली खबर जो आपको वाकिफ करवाते हैं, जिस पर तबसरा किया जाएगा, वो खबर है रियासत तेलंगाना से मुतालिक। और रियासत तेलंगाना के सिर्फ एक ज़िले यानी ज़िले कामारेड्डी में आपको बता दूं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 600 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर कत्ल कर दिया गया, उनके मौत की नींद सुला दिया गया। इस तरह के वाक़यात हनमकुंडा में भी पेश आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के वाक़यात जगतियाल में भी पेश आए हैं। जगतियाल में कहा जाता है कि एक शख्स का एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो एक कुत्ते को टीका लगा रहा है और 1 मिनट के अंदर विदिन 1 मिनट उस कुत्ते की मौत हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हालात बहुत खराब है और जिस अंदाज में कुत्तों को कत्ल किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि पंचायत इंतखाबात के दौरान ये वादा किया गया था कि हम अगर इख्तिदार में आएंगे, हम अगर सरपंच मुंतखब हो जाएंगे तो कुत्तों का खात्मा कर देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने 15 अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी है जिनमें 7 सरपंच भी शामिल हैं। तो बहरहाल एक नहीं दो नहीं 600 कुत्तों को अगर आप जहरीला इंजेक्शन देकर मार देते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है या फिर हमारे इंतजामिया जो है, मुकामी इंतजामिया, वो क्या कहता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक जबरदस्त फैसला देते हुए सख्त रिमार्क किया था कि अगर आवारा कुत्ते बच्चों को काटते हैं या लोगों को काटते हैं तो फिर उसका मुआवजा देना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो मुआवजे के हकदार हैं मुतासिरीन। तो ये एक बात रही है। लेकिन जहां तक कुत्तों को मारे जाने का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि जगतियाल में और दूसरे मुकामात पर तकरीबन 110 कुत्तों को दफन कर दिया गया था, यानी मिट्टी तले दबा दिया गया था। उनकी लाशें निकाली गई हैं, उनका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है और उससे पता ये चला जाएगा कि आखिर इनकी मौत हुई तो कैसे हुई है। लेकिन जगतियाल में जिस तरह एक वीडियो मंजर आम पर आया जहां पर एक शख्स कुत्ते को इंजेक्शन लगा रहा है, टीका दे रहा है और उसके बाद उसकी मौत वाक़ हो जाती है, तो ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इन जाने कामरेड्डी में जो 600 कुत्तों को मारा गया है वो जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया है। अगर ये इस तरह के वाक़यात आगे बढ़ते रहे हैं तो समझिए कि ये इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल इंसानों पर भी किया जा सकता है। लोग आपसी दुश्मनी मिटाने के लिए भी इस तरह के टीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में हम चलेंगे हमारे दोस्त नईम वजाहत की तरफ और पूछेंगे कि क्या है। देखिए सर, एक बात तो ये है कि आप हैरत अंगेज बात है कि कामारेड्डी में 600 कुत्तों को जहर दे के जैसा मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया, इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। हम इससे पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। जी हाँ, कुत्ते लोगों को जो बच्चों को काट रहे हैं तो हमने इसकी सख्त मजम्मत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सख्त मजम्मत की थी। रियासतों को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी थी कि वो कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। वो एक इशू था। अगर कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है तो भी हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा था और म्यूनसिपालिटीज़ को ब्लेम किया जा रहा था। अगर अब कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तब भी उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग वो एक नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर बच्चों को कुत्ते काटते हैं तब अवाम पूरे पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर रज़ाकाराना तंजीमें हों आवाज़ उठाती हैं। GHMC हो या फिर दूसरे कॉरपोरेशंस में लोग जो है काम करना बंद कर चुके हैं, वो निगरानी नहीं हो रही, इस तरह की बातें करते हैं। अगर जब मार दिया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि क्यों मारा गया। तो मुझे एक कंक्लूजन पे आने की ज़रूरत है। मारा जाए या ना मारा जाए, नहीं मारा जाए तो क्या किया जाए, इसका भी एक रास्ता हमारा करने की ज़रूरत है। नहीं मुझे साहब आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कामारेड्डी का जिक्र किया है तो कामारेड्डी का एक मंडल है जिसका नाम है पलवंचा मंडल। उसी पलवंचा मंडल के 5 देहातों में ये 600 कुत्तों को हलाक किया गया। सिर्फ 5 देहातों की बात कर रहा हूँ। अब हनमकुंडा की अलग बात है, अब जगतियाल की बात अलग है। तो ऐसा देखा जाए तो 700-800 कुत्तों को तो मार दिया गया है। तो बहरहाल उसके भी कुछ कवानीन होते हैं। कुत्तों को अगर आवारा कुत्ते हैं तो बल्दियात जो होते हैं, मुकामी जो इदारे होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम को कुत्तों के इस तरह के काटने से बचाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर का
इंजेक्शन देते रहें, तो ये जो हालात है हो सकता है इंसानों तक भी पहुंच जाए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायद अब आगे तक बढ़ जा रहे हैं, वो इंसानों तक पहुंच जाए, जी जी वो नौबत नहीं आएगी, जी, जी। आना भी नहीं चाहिए। हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था, हमने ये सवाल ये किया था कि क्या सो रहा है हुक्मरानी, हुकूमत सो रही है या फिर बल्दिया या कारपोरेशन सो रहे हैं, इस तरह की हमने बात की थी। अब जिस तरह की ये बात अगर सामने आई है कि कुत्तों को मार दिया जा रहा है, तब भी इस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक रास्ता निकाल लिया जाए, मारा जाए या ना मारा जाए। जी जी अगर नहीं मारा जाए तो फिर कुत्ते काटने पर सवाल भी न उठाया जाए। इस तरह की कोई एक कवानीन बनाया जाए ताकि बच्चे और लोग कुत्ते काटने से महफूज भी रहें और कुत्तों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी महफूज रहें। इस तरह का कोई अगर दरमियानी कोई रास्ता होता है तो उस पर बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मौजू को यहाँ ही ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं, इस पर बड़ा- डिबेट मौजू, इस पर बहस होनी चाहिए। अरे अंदाजा कीजिए, दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कुत्तों का जो मेनेस है यानी खतरा जो है वो बढ़ गया है, खौफ बढ़ गया है। हद तो यह है कि चीफ मिनिस्टर रेखा वर्मा, आप देखिए कि एक नौजवान ने थप्पड़ रसीद कर दिया था उनको, मैं यही कुत्ते की वजह से। बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये बात कह रहा है कि हुकूमतें या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही हैं, तो एक नतीजे पर पहुंचना ज़रूरी हो गया है। अगर हम कुत्तों को मारते हैं तो फिर जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाली जो तंजीमें हैं वो एतराज़ करती हैं, वो कोर्ट अदालतों से रुजू होती हैं। नहीं मारते हैं तो फिर अवाम नाराज़ होती है, फिर अपोजिशन जमातें इसका सियासी इस्तेसाल करने की कोशिश करते हैं। तो सब एक रास्ते पे आना चाहिए, एक मसले का हल निकालने की तरफ इस कोशिश करनी चाहिए। वरना आप इनको तनखीद का नशा बनाएं, आप उनको तनखीद का नशा बनाएं, इस तरह मसले को ख़त्म नहीं होना चाहिए, मसले का हल बरामद होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह जो चाइनीज़ मांझा है वो तबाही वो बर्बादी मचा रहा है और लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। आपको लिए चलते हैं हैदराबाद से बिल्कुल करीब एक ज़िला है संगारेड्डी में एक नौजवान जिसका ताल्लुक बिहार से था, वो चीनी मांझे की जद में आ जाता है और फिर उसका गला कट जाता है और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। बताया जाता है कि अदवेक की हैसियत से उसकी शिनाख्त की गई है। अदवेक मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि चीनी मांझे की जद में आ गया, उसका गला कट गया और वहीं पर वो फौत हो गया है। इसी तरह हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी एक वाक़या पेश आया जहां पर एक शख्स अपनी बेटी से बात कर रहा था फ़ोन पर और जाते जाते वो भी एक मांझे की जद में आ गया, उसका गला कट गया और वहीं पर खून ज़्यादा बह जाने के नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात हैं और आपको यही बता दें कि 2016 में पतंगबाजी तो नहीं बल्कि पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, क्योंकि इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आए थे। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान हैदराबाद में कई वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जहां किसी के गले कट गए तो किसी के हड्डियां टूट गई हैं गिरने की वजह से। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मांझा है और इस सिलसिले में पुलिस ने तकरीबन 1.68 करोड़ का जो मांझा है वो जब्त किया है, इसका भी ऐलान किया गया था। और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ 2 दिनों में 43 लाख का मांझा जब्त किया गया था। देखिए, कल मैंने देखा अखबार में, आज जी कल को एक पुलिस आई, जी हाँ ये से कभी गला कट गया है। हाँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत की जानिब से चीनी मांझे पर पाबंदी या इम्तना आयद कर दिया गया है तो ये आ रहा कहाँ से है और इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं आए दिन के बच्चों के या फिर बड़े लोगों के गले कट रहे हैं, अमवात हो रही है, जख्मी हो रहे हैं लोग, इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। अदलिया भी इस पर फटकार लगा रही है, पुलिस कमिश्नर की जानिब से भी बयान दिए जा रहे हैं और थोड़ी चंद कार्रवाई भी की गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद चीनी मांझा आ रहा कहाँ से, जी। कहाँ कोताही हो रही है, कौन फ़रोख्त कर रहा है और कौन ख़रीद रहा है। अगर इसके पर सख्ती से पाबंदी नहीं की जाए, आयद नहीं की जाए, अमल नहीं किया गया इस पर, तो मैं समझता हूँ कि और भी कई कीमती ज़िंदगियाँ ज़ाय हो सकती हैं। बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है हैदराबाद करनूल शाहराह पर पेश आए एक हादसे से। हैदराबाद के करनूल से जो जाने वाली बस है उसका ताल्लुक़ तेलंगाना यानी SRTC है, यानी तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस से है, जिसमें बताया जाता है कि 31 मुसाफिरीन सवार थे या ज़ख्मी हुए 31 मुसाफिरीन, जिसमें 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ये तमाम लोग तिल संक्रांत मनाने या संक्रांति मनाने के लिए अपने अपने गाँव ये जा रहे थे, अपने अपने देहात जा रहे थे। वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद विजयवाड़ा रोड पर इस कदर ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम हो गई है, क्योंकि ये त्यौहार का जब मौसम आता है तो हैदराबाद में जो मुकीम है, तेलंगाना में जो मुकीम है आंध्राई बाशिंदे, वो इस त्यौहार को मनाने के लिए आंध्रा का रुख करते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जी। बस हादसे की आपने बात की है डीसीएम से टकरा गई थी ये बस। जी, किसी का इंतकाल को नहीं, अभी 5 लोग तशवीशनाक हालत में हैं। जी मैं समझता हूँ कि जनवरी का ये नए साल का पहला हादसा है जी जी जिसमें कोई अमवात तो नहीं हुई, लेकिन 5 लोगों की हालत तशवीशनाक बनाई गई है। रियाज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि रोड सेफ्टी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी जी हम देख रहे हैं कि शहर और उसके आसपास के इलाकों में या फिर अजला में सड़कें इंतहाई खस्ता हालत का शिकार हो, जी जी बारिश हो या फिर दूसरी वजूहत की वजह से। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दो रहते हैं ना, नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं। जी हाँ जी। तो दोनों हुकूमतों के ऑफिसर्स को, अहदेदारों को एक दूसरे से तालमेल करते हुए जो नाकारा सड़कें हैं या जिन सड़कों की मरम्मत की ज़रूरत है वहाँ पर मरम्मत की जानी चाहिए। नाकारा सड़कों को नई सड़कें बिछाई जानी चाहिए। लेकिन जो भी मसाइल है उसको अगर हल नहीं किया गया तो इस तरह के हादसा पेश आते रहेंगे। जब कोई हादसा पेश आता है तो फिर हुकूमत नींद से बेदार होती है, या फिर आरटीए डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नींद से बेदार होता है। अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, हुकूमत की जानिब से एस्करेशन का ऐलान किया जाता है, ये सब किया जाता है। सबसे पहले सड़क हादसा को रोकने के लिए रोड सेफ्टी पे तवज्जो दें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। अगर रोड सेफ्टी के रूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और गाड़ियाँ चलाने वाले भी जो क़वायद हैं इसकी पासदारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हादसा बड़ी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। जी जी। अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो अच्छे इक़दाम करने की ज़रूरत है इसके लिए। बहर मैं समझता हूँ कि रोड सेफ्टी के लिए इकदाम जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं वो सड़कों की बेहतरीन तामीर होती है। अगर सड़कें अच्छी बिछाएंगे तो आप हादसा कम हम होंगे। देखेंगे गुज़श्ता साल नवंबर दिसंबर में बड़े हादसा पेश आते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें 100 लोग मर, 19 लोग एक हादसे में इंतकाल कर गए। मैं मिला के बता रहा हूँ, एक 2-3 हादसे में 19 लोग मर चुके हैं। जी हाँ जी, एक ज़्यादा लोग मर चुके हैं। जी। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है बाद में एक्सक्रेशा करने का ऐलान करने के बजाय जो लोग मर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के बारे में गौर करना चाहिए। जी जी। हम देख रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से जब भी ऐसे कोई हादसा पेश आते हैं तो गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उन्हें जुर्माने आयद किए जाते हैं, वक्तिया तौर पे किए जाते हैं। उसके बाद सब ख़त्म कर दिया जाता है। तो पहले से आपको किसी को लाइसेंस देते खुद से ही आपको एहतियात बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद जो भी कुछ होता है वो फिर हादसा तो होते रहते हैं, लेकिन हादसा को रोका भी जा सकता है। इसके लिए हुकूमत इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि जीएचएमसी यानी हैदराबाद बल्दिया से है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बल्दी इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 10 फरवरी को हमारी जो मौजूदा बल्दिया है उसकी मियाद ख़त्म होने वाली है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इन बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो वोटर लिस्ट है वो भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि मंजर आम पर लाई गई है। जी देखिए, रियासत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को तेज़ कर दिया गया। कल ही इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की हतमी लिस्ट जारी कर दी, फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि 52,50,000 वोटर्स हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में वोट देंगे। सिवाय ग्रेटर हैदराबाद के 6 कारपोरेशन और 117 म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं। हो सकता है कि शायद 20 जनवरी को इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाए। जी जी, यानी 10 फरवरी को मियाद ख़त्म है। ये नहीं है, जीएचएमसी का नहीं हो रहा है। जी जी। जीएचएमसी का इलेक्शन नहीं हो रहा है। 6 कारपोरेशन हैं जिसमें निज़ामबाद, आपका करीमनगर, कोत्तागुड़म, खम्मम, जिस तरह मुख्तलिफ 6 कारपोरेशन हैं। हाँ। लेकिन जीएचएमसी उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि जीएचएमसी की म्याद खुद 10 को ख़त्म हो रही है। तो ये जीएचएमसी का इलेक्शन बाद में किया जाएगा, क्योंकि 27 म्यूनसिपालिटीज़ को जीएचएमसी में जम किया गया है। इसका प्रोसेस भी अभी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले बल्दियाती इलेक्शन 117 म्यूनसिपालिटीज़ और 6 कारपोरेशंस के इलेक्शन हो रहे हैं। और वो इलेक्शन कल जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी की है फाइनल, उसी की बुनियाद पर हो रहे हैं। जी जी। बैठना जहाँ तक बल्दियाती और आपको ये भी बता दूँ जी कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर 16 जनवरी से अपनी इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ करेंगे, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम का नाम नहीं दिया जाएगा, मुख्तलिफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के नाम पे आवाम की जलसे वगैरह रख के उसमें ही इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ किया जाए। एक बात ये भी मंजर आम पर रही है कि निज़ामाबाद में तो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी हो चुका है, इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं। जी, जिस तरह आप निज़ामाबाद के अब डी अरविंद का आप हवाला दे रहे थे, जी जी, जो बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट है, उसने कहा है कि अगर इस मरतबा
निज़ामाबाद कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो निज़ामाबाद का नाम तब्दील करके इंदौर रखा जाएगा और कॉरपोरेशन के पहले इजलास में ये करारदाद मंजूर करके हुकूमत को रवाना की जाएगी, उसका उन्होंने ऐलान किया है। जिसके बाद सियासी माहौल निज़ामाबाद में गर्म हो गया है। जी जी। कांग्रेस, बीआरएस और दूसरी जमातों की जानिब से डी अरविंद के बयान की मजम्मत की गई है। सिर्फ उन्होंने निज़ामाबाद का नाम तब्दील करने की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने हुजूर निज़ाम के ख़िलाफ़ भी नाकाबिल एतराज़ रिमार्क्स किया है, नाकाबिल बर्दाश्त मैं समझता हूँ। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक निज़ामाबाद का सवाल है, अरविंद को भी निज़ामाबाद की तारीख़ मालूम करनी चाहिए, हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की भी तारीख़ मालूम करनी चाहिए कि किस तरह ये एक सेक्युलर हुकूमत थी और जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी दो आंखें करार दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं, अरविंद को भी अच्छी तरह जानते हैं, अरविंद के बाप को भी अच्छी तरह जानते हैं और दोनों का किरदार क्या है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी इस तरह की जो हरकतें, इस तरह की जो बकवास करते हैं उनको लगाम देना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासती हुकूमत ये ना समझे कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत है और ये रुकने पार्लियामेंट है और इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कहा है कि अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ी करता है, वो चाहे वो किसी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब रेवंत रेड्डी हुकूमत को देखना चाहिए कि अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, इलेक्शन कमीशन अगर को देखना चाहिए कि वो इस तरह के यानी इस तरह के वादे करते हैं, इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आप अगर देखेंगे बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी को नाम बदलने, चाहे वो बस स्टैंड का नाम हो, पुलिस स्टेशन का नाम हो, या फिर आप देखें रेलवे स्टेशन का नाम हो, या किसी गार्डन का नाम हो, किसी प्लेग्राउंड का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, वो बदलने की बीमारी लग गई है। और ऐसी बीमारी है ये जिस तरह कोई स्किन डिसीज़ हो। देखिए रियाज साहब, ये डी अरविंद का जो बयान है जी जी, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं निज़ामाबाद अर्बन के जो असम्बली नशिस्त है उस पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ है। जी जी, और निज़ामाबाद लोकसभा पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ जी। है। इसके अलावा निज़ामाबाद लोकसभा हलके में मज़ीद 2 हलकों पर बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए। साथ ही साथ आदिलाबाद में भी बीजेपी का असर और रसूख है, जिसके निज़ामाबाद और आदिलाबाद जो सरहदें हैं इसकी मिली। जी जी। अगर वो बयान दे रहे हैं तो इस पर सिर्फ मुसलमानों को या फिर दूसरी जमातों को तनकीद करके खामोश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी निज़ामाबाद पर कामयाब ना हो सके। आपको बता दूं कि जब लास्ट निज़ामाबाद के इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी जमात बन के उभरी थी। जी, ये बात बल्दिया कॉरपोरेशन में ये बात अलग है कि मजलिस और बीआरएस ने एक दूसरे से इत्तेहाद करते हुए उस पर कब्जा कर लिया था। जी जी। लेकिन अब जो हालात हम देख रहे हैं असम्बली और लोकसभा के इंतखाबात के बाद, बीजेपी का निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट पर दबदबा बढ़ गया है। ऐसे में वो यही चाहेंगे कि इस तरह की नफरत अंगेज सियासत करते हुए बीजेपी को इलेक्शन में कामयाब बनाया जाए। ये तो उनकी हिकमत अमली है, सारे हिंदुस्तान में ये इसी एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी बात कहता हूँ मैं, ये पूरी आजमाइश जो इम्तिहान है, रेवंत रेड्डी का इम्तिहान है। ये अब देखना है कि रेवंत रेड्डी निज़ामाबाद पर किस तरह कांग्रेस को कब्जा करवाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। दूसरी बात ये उनको चैलेंज के तौर पर ये लेना चाहिए, क्योंकि निज़ामाबाद शहर ऐसा है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर को निज़ामाबाद से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। जी जी। लेकिन वहाँ मोहम्मद अली शब्बीर कामयाब नहीं हुए और उनकी बजाय बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हुआ। हाँ जी, हाँ जी। मुसलमानों में इख्तिलाफात भी होता है। अब ये देखा जा रहा है कि कई मुसलमान कायदीन, चाहे कांग्रेस के हो या बीआरएस के हो, वो मुकाबला करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। जी जी। मैं समझता हूँ ये खतरनाक रुझान है। जी जी। अगर मुसलमान आपस में इत्तेहाद नहीं करते और एक हल्के पर या एक नशिस्त पर ज़्यादा मुसलमान खड़े होते हैं तो वहाँ पर आसानी से बीजेपी को कामयाब हो गया। जी हाँ, मुस्लिम और तकसीम हो जाएंगे। बीजेपी को जरूरत ही नहीं है, वो लोग मैं समझता हूँ आसानी मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए सोचना वहाँ के बड़े लोग, उलमा, मशाखिन, सियासी कायदीन की जिम्मेदारी है कि जो नौजवान मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके साथ मोहब्बत से, प्यार से बात करें, समझाएं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करें। वरना जो बीजेपी का मंसूबा है कि करीमनगर और निज़ामाबाद पर कब्जा कर लें, उसमें बीजेपी कामयाब हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा बहन नाज़रीन, बहुत ही सोच समझकर सियासी दाव पेच खेलनी चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो होती है उसका खैर बात कह देना चाहिए। और ये जो नौजवान ठहर रहे हैं कि मैं ठहर जाऊँगा, वो ठहर जाएगा, ये ठहर जाएगा, हम पैसे कमा लेंगे, चंद फुट सिक्के मिल जाएंगे, चंद सिक्के लेकर हम दस्तबरदार हो जाएंगे, ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। बल्कि ये देखना चाहिए मिली मफादात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मुल्क के मफादात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। आपके जो ज़िले के मफादात है उसको अहमियत दीजिए और देखिए कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं या
या शरंगेजी करने वाले लोग हैं वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। नाज़रीन, आपको यही बता दें कि जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे ईरान की खबर बहुत ज़्यादा छाई हुई है आलमी मीडिया में। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह ट्रंप ने ईरान पर कब्जे का मंसूबा बनाया है इसराइल के साथ मिलकर, और इसराइल और ईरान अमेरिका के जो नापाक अज़ाइम है उसे नाकाम बनाने के लिए ईरानी अवाम अब सड़कों पर निकल पड़ी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमत यानी हुकूमत हिंद ने एक एडवाइजरी जारी की है और अपने जो शहरी हैं, हिंदुस्तानी शहरी तेहरान या ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर और ख़ास पर जो ज़ायरीन हैं वहाँ पर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, तो वहाँ उनसे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। हालांकि ईरान के हालात उस कदर संगीन नहीं है, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा संगीन थे। और आपको ये भी बता दूं कि इस कदर संगीन बना दिए गए थे कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो खुद एहतजाजों में शामिल हो चुके थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई मोसाद के एजेंटों को पकड़कर फांसी दे दी गई, जिसके बाद उनमें खौफ और दहशत की लहर पैदा हो गई है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादे तौर पर कहा है कि हम अगर ये फांसी की इत्तलात सही साबित होती हैं तो फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की है और उन्हें बंदर भपकियां देना तो ऐसा लगता है कि उनका पैदाइशी हक हो गया है। हर मुल्क पर वो कब्जा करना चाहते हैं। वो वेनेजुएला जैसे कमज़ोर मुल्क का ईरान से मुआवजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वेनेजुएला है, ईरान नहीं है, और ईरान वेनेजुएला नहीं है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि जो अवाम है, तकरीबन आपको बता दूं कि 9 करोड़ ईरान की आबादी है और 9 करोड़ आबादी में से 99% जो लोग हैं वो हुकूमत की ताईद और हिमायत में सड़कों पर निकल आए हैं। और जो इसराइली और मोसाद के एजेंट्स हैं वो अब परेशान हैं, वो अपनी बिलों में घुस गए हैं या दाखिल हो गए हैं, छुप गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल उनकी भी खैर नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें उसी तरह कैफर किरदार तक पहुँचाया जा रहा है जिस तरह किसी मोसाद एजेंट को गिरफ्तार करके ईरान में कैफर किरदार तक पहुँचाया जाता है। ना उससे किसी को दिखाया जाता है, ना किसी से मिलने दिया जाता है, बल्कि डायरेक्ट उसकी मुलाकात ऊपर वाले से करा दी जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, उसे फांसी दे दी जाती है। इंतहाई इबरतनाक उसका अंजाम होता है। तो बहरहाल हम आपको खबर सुना रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ईरान में इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 2571 अफराद बशमुल 100 सिक्योरिटी मैन शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो अमेरिका है, अमेरिका और इसराइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो खबरें तैयार हो रही है एंटी ईरान और एंटी रिजिम प्रोटेस्ट के बारे में, वो इसराइल और अमेरिकी फैक्ट्रियों में तैयार की गई हैं और वो फैक्ट्रियों में फेक न्यूज़ और इस्लाम दुश्मन खबरें तैयार की जाती हैं। वैसे भी 86 साला ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खास तौर पर जो मुकामी एजेंट्स है मोसाद के, उन्हें इंतबा दे दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो बारगाहों को या मसाजिद को आग नहीं लगाता, जबकि जुमेरात के दिन 25 मसाजिद को जलाया गया। देखिए रियाज साहब, आप और हम कल दोनों ईरान कौंसलेट गए थे। जी हाँ, जहाँ पर मुतैना जो सबकी कौंसल जनरल है जी, उन्होंने वहाँ के हालात से हमें मीडिया को वाकिफ कराया है। उन्होंने बताया, एक अच्छी बात उन्होंने बताया कि कोई भी मुसलमान अगर किसी मस्जिद में कभी 2 रकात नमाज पढ़ लेता है, जी हाँ, तो वो कभी मस्जिद को आग नहीं लगाता या फिर मस्जिद को सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से 25 मस्जिदों का आपने बात जी हाँ टारगेट किया गया है, ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। जुमला 350 मसाजिद को, वो भी ईरान में, इस्लामी जमहूरिया ईरान में जलाया गया। मैं आपको एक हवाला दे दूं, शायद अजमेर में बम ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ, तो केसीआर ने कहा था कि मुसलमान का काम नहीं हो सकता, ये गारंटी है। जी, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कोई ऐसा काम करेगा? हरगिज नहीं करेगा। तो आज का जिस तरह से ईरान के जो हालात है, उस पर कल जो हमारे सफ़ीर ने हमें जिस तरह से बात बताई है, जी, उन्होंने पूरा खुल के बताया कि ये बैरून ममालिक की एक साजिश है। जी, हमें वहाँ की वीडियोस दिखाए गए, वो लोग जो साजिश कर रहे थे, अपने चेहरे पर नकाब लगा के गोलियां मार रहे थे, बम फेंक रहे थे, सब बताया गया था। जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया तक ईरान की सही खबरें पहुंच रही हैं या वही खबरें पहुंच रही है जो अमेरिका और इसराइल दिखाना चाहता है? जी। लेकिन एक बात अच्छी हुई अब हालिया घंटों के दौरान, मैं समझता हूँ कि जो अरब ममालिक है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब की क़ियादत में अरब ममालिक ने अमेरिका पर जोर दिया है कि आप ईरान पर हमला ना करें। अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो सारा जो इलाका है उसमें, और ख़ास तौर पर जो तेल की तिजारत है वो शदीद मुतासिर होगी, और जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके मफादात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इस तरह की बात सामने आई है और अमेरिका पर जोर दिया गया है कि वो इस तरह की हिमाकत ना करे। न सिर्फ तेल की मार्केट, आलमी
आलमी मार्केट तबाही का शिकार हो जाएगी, बल्कि खुद अमेरिका की मईशत भी अपने यानी ठिकाने लग जाएगी, इस तरह की बात कही है। देखिए सब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक है, जी। 54, 56, 58, 60, 65, जी जी। जो भी है, वो सबको मुत्तहदा तौर पर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हाँ क्योंकि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी ईरान के पुरअमन हालात को बिगाड़ते हुए वहाँ की माशी सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ के लोगों को बागी बनाने की कोशिश की जा रही जी है हाँ हुकूमत के ख़िलाफ़। जबकि हमने देखा है कि तकरीबन लोग हुकूमत के तायद में हैं जी जी। और हुकूमत उनका एतमाद हासिल करने में भी वहाँ पर कामयाब हो गई है। लेकिन बैरूनी साजिश जो है वो नहीं चाहती कि ईरान में अमन व अमान क़ायम रहे, इसलिए इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जिसमें आपने बताया कि 2500 से ज़्यादा लोग जी हाँ जी मारे गए हैं, बल्कि जी तशवीश की बात है। 2571 बताए जा रहे हैं, आदत शुमार बताए जा रहे हैं, लेकिन ईरानी कौंसल जनरल ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की और कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये आलमी साजिश है और अमेरिका किसी भी तरह इसराइल का साथ देना चाहता है। और इसराइल को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर इलाके में उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ ईरान कर सकता है और ईरान से वो परेशान है। और इसी वजह से अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जौहरी ताकत बन रहा है। वैसे भी हो सकता है कि अगर ईरान जौहरी ताकत बन जाता है तो ईरान के लिए फिलवक्त इस तरह करो या मरो की सूरत हाल है, उसी तरह वो ईरान अगर कुछ उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि इसराइल को भी वो नहीं बख्शेगा और ना ही अमेरिका उसके निशाने से बच सकेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि गुरूर और तकब्बुर का जहाँ तक सवाल है, यकीन मानिए आप जिस तरह ताकत का आपको जोम है, यानी आप ताकत के यानी बर्तरी का जो आपको एक वो हो गया है, एक बीमारी हो गई है कि हम बर्तर हैं, हम सुप्रीम हैं और हम ही सुपर पावर हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सुपर पावर का तालिबान ने किस तरह यानी मजाक उड़ाया था, किस तरह सुपर पावर अमेरिका को जलील व ख़ार किया था और अमेरिका वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया था। अब मैं समझता हूँ कि अगर ईरान में अमेरिका फंस जाएगा तो फिर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा और ईरान के जो वादियाँ हैं, ईरान की जो घाटियाँ हैं, वो भी अमेरिकी फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बन सकते हैं। ऐसे में अमेरिका हो सकता है कि जो रज़ा बहलवी है उसकी उनको बलि का बकरा बनाएगा। और अब ये भी इत्तलात आ रही है कि ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी जो हैं जॉर्ज विटकॉफ जो हैं, उन्होंने रज़ा बहलवी से मुलाकात की है और तबादला ख्याल किया। और ये इत्तलात भी आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि रज़ा बहलवी से कहा गया है कि आप लोगों को उकसाइए, आप लोगों को बाहर लाइए, सड़कों पर लाइए, क्योंकि लोग अब अपने घरों में जा चुके हैं और इस तरह की बातें भी हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रज़ा बहलवी ने कहा कि आप मोसाद के जो एजेंटों ने मसाजी चलाई है उसके नतीजे में लोग अब उनके खिलाफ हो गए हैं। इस तरह की बातें भी आ रही हैं मंजर बेआम पर। देखिए मैं समझता हूँ कि साहब अगर कोई मुल्क अमेरिका को कोई ये हक नहीं पहुँचता कि किसी मुल्क में कब्ज़ा करे। जी हाँ जनाब। देखिए वेनेज़ुएला पे तो कब्ज़ा कर लिया, जी हाँ। फिर अब ईरान के ऊपर आप टूट पड़े हैं। ईरान ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की नाजायज़ जो औलाद है उसको आंखें दिखा रहा है, वो नाजायज़ बाप को उस पर गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से ईरान पे भड़ास निकालने की कोशिश की जा रही। मैं समझता हूँ अगर ईरान पर हमला किया गया या ईरान को नुकसान पहुँचाया गया तो उसके बाद मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके हौसले टूट जाएंगे। जी जी जी। तो बेहतर ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक सियासी और मजहबी इलाकावारी से बालातर होकर ईरान का साथ दें और हक़ के लिए काम करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वैसे भी अमेरिका ने ये धमकी भी दी है कि अगर ईरान से कोई ममालिक तिजारती ताल्लुकात कायम रखते हैं तो फिर उनके खिलाफ 500% टैरिफ आयद किए जाएंगे, जब रूस के साथ 25% टैरिफ आयद किए गए थे। लेकिन आपको बता दूं नहीं वजह साहब, ईरान से के जो पार्टनर्स हैं, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 144 ममालिक से है। जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी जिस तरह से हम पर दबाव डाला जा रहा है, हम खामोश क्यों हैं? जी जी। हमारी कमजोरियाँ क्या है, इस पर भी गौर करने की जरूरत। जी हाँ, हम तो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। फिर भी ईरान सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए जिन ममालिक में या दूसरे ममालिक की रियासतों में उनके कौंसल खाने हैं, वहाँ के सहाफ़ियों को अपने पास बुला रहा है, हक़ाइक़ से उनको वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी।
अब फिल वक्त देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, बहुत ही बौखलाहट का शिकार हो गया है, उस पर दबाव इसराइल का भी बढ़ते जा रहा है, और इसराइल पता नहीं ट्रंप को किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। ताहम अब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत होने वाली थी उसे मौखिर कर दिया गया है, उसे मनसूख कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम जब तक तुम लोग आवाम पर जुल्म रहेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, जबकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हालिया अर्से के दौरान अमेरिका में 5 से 7 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, और ट्रंप के खिलाफ एहतजाज के दौरान उन्हें गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि मिनेसोटा में आप देखा कि 3 दिन पहले जो इमिग्रेशन हुकाम है उन्होंने एक खातून को गोली मार दी थी, वो 3 बच्चों की माँ है। तो वहाँ पर एहतजाज होता है तो वो मंजर आम पर नहीं लाया जाता, बताया भी नहीं जाता, क्योंकि लोग नहीं, वो नहीं चाहते कि दुनिया हक़ाइक़ से वाकिफ हो, बल्कि वही सुने वही देखें जो हम बताएं। जी जी, इस तरह का राज अब चल रहा है। तो आप बताइए कि हर मुल्क या उनकी अपनी जो खारजी पॉलिसियाँ हैं उस पर दोबारा उन्हें असर न गौर करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है, जी जी, पुरानी पॉलिसियों को तब्दील करने का वक्त आ गया है, उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, अभी ये दुनिया है मेरे भाई, ये आज़ाद दुनिया है, लिबरल दुनिया है, हर किसी को अपने मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक़ हासिल है। आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि हम जो कहेंगे वो आप कीजिए, हम जो खाएंगे आप वो खाइए, हम जो आपको कहेंगे कि आप ये लिबास ज़ेबतन कीजिए तो आप वही लिबास ज़ेबतन करना पड़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता किसी को। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी पसंद होती है। तो बहरहाल अमेरिका ये समझ रहा है कि आज हम सुप्रीम यानी फोर्स है और हम ही सुपर पावर है, तो इसको ईरान से ही सबक सीखना चाहिए कि कभी ईरान भी सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ईरान की ईंट से ईंट बजा दी गई। आप अंदाज़ा कीजिए ये होता है। रोम का क्या हाल हुआ था, रोम भी सुपर पावर हुआ करता था। आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उसकी भी ईंट से ईंट बजा दी गई, उसकी शिनाख्त ख़त्म कर दी गई। देखिए, जब जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है या हकूक़ तलफ़ कर दिए जाते हैं, तलफ़ कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर बगावत होती है। जी हाँ, जी। आज मैं समझता हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का आखिरी 2 मरतबा प्रेसिडेंट जी हम याद अब ये उसके बाद नहीं ठहर सकते तो वो चाहते हैं कि वो जाने से पहले कुछ इस तरह से इस्लाहात लाया जाए कि उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में याद रखा जाए। जी जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के दिगर ममालिक में ट्रंप की जितनी मुखालिफत की जा रही है उससे ज़्यादा अमेरिका में उसकी मुखालिफत की जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ मेजॉरिटी की वजह से वो हुकूमत में। जी हाँ, वो गलती से भी आ गए हैं। उनके फैसलों की अमेरिका के लोग ही पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अरे भाई, हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए हैं वो, आप अंदाज़ा कीजिए। हर तरह से हिंदुस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब भी देखें क्या फ़ायदा रियासत। जी जी, हाँ, ये पता नहीं क्या बात है, दोस्ती का क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा। जी जी, क्या फ़ायदा हुआ उससे? तो चीन हमारा जो दुश्मन है वो अच्छा है। जी जी, खाली दोस्त, खाली माई फ्रेंड बनने से दोस्त नहीं होता, बल्कि हाँ, दोनों ममालिक के दरमियान जो महादे होते हैं, जो अमलावारी होती है, वो अहमियत की। अरे नहीं नहीं मौजा साहब, आप देखिए कि मेरी जो ज़रूरत है तो आपको मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। भाई, अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करूँगा ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरे घर में मैं तेल सप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरे मुल्क में तेल की किल्लत है और मैं दूसरों से तेल खरीदता हूँ, अगर मैं रूस से तेल खरीद रहा हूँ तो आप कौन होते भाई मुझे बोलने वाले? हमारी मर्जी है, हम किससे चाहे खरीद सकते हैं। जी हाँ, पैसे दे के ले रहे, कोई हम पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जी जी, हाँ, ये और बात भी है कि हम लेके बेच भी रहे हैं, वो भी हमारी जरूरत है। जी हाँ, बेचें, उससे फ़ायदा हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है ना, जी हम तो जरूर करेंगे। और रिफाइन तो हम कर रहे हैं, मेहनत तो हम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका फिल वक्त हिंदुस्तान का दुश्मन बना हुआ है, 500% टैरिफ आयद करने पर तुला हुआ है, और इस सिलसिले में चीन, ब्राज़ील के साथ हम ठहरे हुए हैं। और अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दोस्त भी कहता है, यानी ट्रंप दोस्त भी कहते हैं, और निशाना भी बनाते हैं। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं, हम ज़रूर आपको फिर दोबारा ईरान की तरफ ले जाएंगे, अमेरिका के हालिया जो इक़दाम है उसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस तरह आपने देखा कि रज़ा पहलवी से विटकोफ ने मुलाकात की है। और उसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि बरतानिया के जो मीडिया है, बरतानवी मीडिया, उसकी एक रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई है जिसमें ये कहा है कि महंगाई और अवाम के मुजाहरों के बावजूद ईरान में हुकूमत गिरने के कोई इम्कानात नहीं है। ये बात, इस खबर के बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन आपको लिए चलते हैं रामटेक, रामपुर। और ये आपको बता दें कि यह रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का इलाका है, और यहाँ पर एक खातून जिसका नाम गंगाबाई सखारे है और इसकी उम्र 103 साल
इंतकाल है, उसकी आपको बता दूं कि सालगिरह थी। सालगिरह के दिन ही वो उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी सांस रुक जाती है और उसके जो रिश्तेदार होते हैं, पोते पोतियाँ होते हैं, ये परनानी बन गई थी, परदादी बन गई थी, तो बहरहाल उसके पोते पोते नाना पोते पोतियाँ जो भी हैं उसके आखिरी रस्मात का इंतज़ाम करते हैं। और आयन वक्त पर जबकि उसकी अर्थी उठाई जाने वाली थी, उसका एक पोता ये देखता है कि वो हरकत कर रही है, उसके पैर हिल रहे हैं, तो वो कहता है कि ये तो मरी नहीं है बल्कि अब तक जिंदा है। तो बहरहाल नाज़रीन उसे फौरन देखा जाता है तो वो तो उसकी सांस चल रही होती है, कुछ देर के बाद वो उठकर बैठ जाती है और फिर आप देखेंगे कि जो एम्बुलेंस वगैरह जो अर्थी का गाड़ी होती है उसे वापस कर दिया जाता है। केक वहाँ पर बर्थडे केक काटा जाता है और सब उस केक को खाकर खुशी मनाते हैं अपनी बूढ़िया परदादी या परनानी के बच जाने की और उसके तारीख़ पैदाइश यानी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होता है अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चके, ये कुदरती करिश्मा है। जी जी, हर वक्त कभी कभी ऐसे हो जाता है। जी जी, शायद मैं समझता हूँ कि नहीं दोबारा जिंदा होने का तो नहीं है, जांचने वालों की गलती है, कुछ हो सकता है। जी जी जी, तो ये वो पहले से ये फैसला कर चुके थे कि वो अब नहीं रही, जी हाँ, जी हाँ, बाद में फिर ये कहते हैं कि वो जिंदा हो गई। जी हाँ, तो एक बार मरने के बाद मैंने समझता कि दोबारा कोई फिर जन्म लेगा। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है। ये अपने अपने वो तस्वुर है, हिंदुइज्म में दोबारा जन्म लेने का तस्वुर है। हमारे पास तो यही कहा जाता है एक मरतबा आए हैं फिर चले जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ताला मौका देता है इंसान को, दुनिया में उसकी आजमाइश की जाती है, नेकी और बदी उसके सामने होती है। अगर वो नेकी की तरफ जाता है तो समझिए कि अल्लाह ताला उसे इनामात व इकरामात से नवाजता है, और वो बदी की तरफ जाता है, बुराई की तरफ जाता है, शैतानियत की तरफ जाता है, दज्जालियत की तरफ जाता है और यानी गैर गलत चीज़ों की तरफ जाता है तो उसे उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल दुनिया एक आजमाइश है, एक इम्तिहान गाह होती है। तो ऐसे में सब एक अहम मसला है। जी जी, उस पर बात करें। जी जी, जरूर जरूर। आधी रात को 3 सहाफियों को गिरफ्तार कर, जी हाँ, जी हाँ, वहीं पर आ रहा था वो। जी जी, तो बुराई और नेकी की जो जंग है। जी जी जी, तो बहरहाल नाज़रीन नईम वजाहत ने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। आपको बता दूं कि IAS डिफामेशन केस के सिलसिले में अगर आप अंदाज़ा कीजिए, खातून IAS ऑफिसर है, हसीन व जमील है, खूबसूरत है, जवान है, और उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक रियासती वज़ीर उसके साथ आशिकी कर रहा है, दोनों के दरमियान अफेयर पाया जाता है और नाजायज़ ताल्लुकात पाए जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। किसी खातून को आपको बदनाम करने का कोई हक़ नहीं है, और हुकूमत ही नहीं बल्कि कानून जो है इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। और कानून में ये आपको बता दूं कि लेडीज फर्स्ट की बात कही गई है। और अब आपको बताना यह जरूरी है कि हमारे पुलिस कमिश्नर हैदराबाद मिस्टर VC सज्जनार ने ऐलान कर दिया है कि द फीमेल इज फ्यूचर, यानी जो खवातीन है वही मुल्क का मुस्तकबिल है, रियासत का मुस्तकबिल है। उन्होंने यह बात कही है, और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही है, और सज्जनार एक अच्छे दानिश्वर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी है, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि अब रियासत तेलंगाना में खवातीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहरहाल हम जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि कुछ तेलुगु टीवी चैनल्स ने ये यानी एक IAS ऑफिस खातून IAS ऑफिसर और रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के बारे में कहा था कि इनके दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात पाए जाते हैं। और लेकिन कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बाज़ाब्ता वजाहत की, क्योंकि उनकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है उस पर असर पड़ सकता है, IAS ऑफिसर की जो ख़ानदान है उसका नाम बदनाम हो सकता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि पुलिस ने ख़ासतौर पर हुकूमत तेलंगाना ने VC सज्जनार की क़यादत में एक 8 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील दी थी। उसकी तश्कील के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस की CCS टीम ने NTV के सीनियर सहाफ़ी और वो NTV के इनपुट एडिटर और सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही आपको बता दूं कि कई और दूसरे सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि NTV के जो इनपुट एडिटर है और सीनियर सहाफ़ी है दोंतु रमेश के साथ साथ परी पूर्णाचारी के साथ सुधीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक को ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने ख़ानदान के साथ तातीलात मनाने के लिए कहीं तैयारे में सवार होने वाला था। देखिए रियासत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहाफ़त की आज़ादी है, बिल्कुल, सहाफ़त को भी जिम्मेदाराना काम करना चाहिए। जिस तरह से बताया गया कि एक लेडी IAS ऑफिसर और एक रियासती वज़ीर के दरमियान मुबैना मोहब्बत का जो स्टोरी शाये की गई थी, जी जी, मैं समझता हूँ कि ये मीडिया को भी जेब नहीं देता कि इस तरह की हरकत की। जी जी, यानी प्राइवेसी में मदखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर गलती हो गई है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि वो जो भी कार्रवाई है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करना चाहिए। अब बताइए, उनके खिलाफ क्या गैर जमानती वारंट जारी हुआ है जी? क्या उनके से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई
वारंट जारी हुआ है। प्रोसीजर ये होता है कि आप किसी को भी पहले नोटिस दी जाती है, आप कार्रवाई करें, नोटिस दें, तफ्तीश करें। जी जी अगर वो सही जवाबात नहीं देते हैं और कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जी जी। नहीं साहब, देखिए दंतु रमेश को तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी को रातों में गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये त्यौहार का माहौल है, संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में इन लोगों को खानदान से दूर करना और सहाफ़ियों के अरकान खानदान को जहनी दबाव में मुब्तला करना, ये इक़दाम जो है वो ठीक नहीं। जी जी। हम कार्रवाई करने के खिलाफ नहीं है। अब कानून के तहत अगर वो कसूरवार हैं, कानून के तहत कार्रवाई करते हैं तो कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वारंट तो जारी करना चाहिए, नोटिस तो जारी किया जाना चाहिए, या पूछताछ तो किया जाना चाहिए। बगैर किसी पूछताछ के आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ऐसे बताया। ऐसे कई कायदीन हैं जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए। जी हाँ, जिसमें बंडी संजय भी, जी जी, मरकजी वजीर मुमलिकती वज़ीर दाखिला, जी जी, उनके खिलाफ है, राजा सिंह के खिलाफ है, और ऐसे कई सियासी कायदीन हैं। हाँ। उन्हें तो आप उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं करते, उन्हें तो गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करते। फिर मीडिया के साथ इस तरह क्या हो क्या। मैं मीडिया की गिरफ्तार, सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ। अगर वो कसूरवार हैं तो कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी, कानून को अपने, पुलिस को नहीं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कल पेश किया जाएगा अदालत में उन्हें। जी, KTR का बयान देख लीजिए, जी हाँ, बीजेपी के बयान देख लीजिए, आप खुद कांग्रेसी कायदीन ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं। पुलिस की जो ओवर एक्शन है वो गलत है। अब देखिए KTR की आपने बात की है, KTR ने वादे तौर पर कहा है कि इन सहाफ़ियों के साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे कि वो कोई मुजरिमीन हो। ये बहुत ही खतरनाक दिमाग किया उन्होंने कहा कि तो रिमार्क तो हमारे हरीश राव ने क्या है। जी जी, क्या वो दहशतगर्द हैं, इस तरह से उन्हें पकड़ा गया। और KTR ने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि रियासत की जो मौजूदा सूरत है वो 1975 टू 1970 जो इमरजेंसी 77 की जो थी इमरजेंसी, वो सूरत हाल पैदा हो गई है। जी जी। देखिए, सहाफत को आज़ादी है हर चीज़ की। नहीं, एक बात देखिए, हम ये भी बोल रहे हैं कि आज़ादी का नाजायज़ फ़तह नहीं उठाया जाए। अब देखिए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जो हैं जयेश रंजन, उनकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा तेलंगाना इस IAS एंड IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसने भी ये शिकायत दर्ज करवाई थी। और ये भी कहा गया था कि इस तरह के जो TV चैनल्स है, कम से कम NTV तेलुगु, सब NTV है, तेलुगु स्क्राइब है, मिस्टर मीडिया तेलंगाना है, प्राइम 9 तेलंगाना है, PV न्यूज़ है, फिर इसके बाद आप देखेंगे सिग्नल TV है, और वोल्गा टाइम्स वगैरह, इसके खिलाफ कार्रवाई की, शिकायत की गई थी। देखिए, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत है तो गलत। जी जी। अगर मैं समझता हूँ कि मीडिया अपने हुदूद पार कर रहा है तो वो भी गलत है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मीडिया घरों की बातों को मंजरां पे लाए, निजी बातों को मंजरां पे लेके आए। इस तरह का मीडिया को भी गैर जिम्मेदाराना रूल नहीं करना चाहिए, बल्कि जिम्मेदाराना रूल अदा करना चाहिए मीडिया को। जी, अगर मीडिया गलती करता है तो वो भी कसूरवार रहेगा। जिस तरह हम हुकूमत के मीडिया एथिक्स जो है उस पर भी अमल करना जरूरी है। जी जी। कि अगर हम, और एक बात है, हम एहतजाज तो ज़रूर करेंगे कि हमारे सहाफ़ियों के साथ जिस तरह से सलूक किया गया है, लेकिन साथ ही साथ हम मीडिया को ये भी मशवरा देना चाहेंगे कि वो भी अपने एथिक्स पर कायम रहें। जी जी। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और TRP की खातिर इस तरह की सनसनीखेज फैलाना, वो भी गलत बात है। लेकिन एक देखिए, हुकूमत अगर नाराज़ होती है, नाजायज़ तौर पर नाराज़ होती है मीडिया से, तो ये भी गलत बात है। हम इसकी भी मुखालिफत करते हैं। इसकी भी मुखालिफत। अब अंदाजा कीजिए, इसकी भी देखो, कोई किसी की भी अपनी खानगी ज़िंदगी होती है, प्राइवेसी लाइफ होती है, उसमें मदाखलत करना मैं समझता हूँ जेब नहीं देता। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो एक कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने अजीब व गरीब उनकी कार्टून बनाया तो वो नाराज़ हो गए। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्टून बनाए थे लक्ष्मण वगैरह, तो कहा जाता है कि वो बहुत खुश होते थे। वही आजकल जो मीडिया है ना, जी जी, वो अपनी शनाख्त खो चुका है। जी जी। हम उसको गोदी मीडिया कह रहे हैं। जी हाँ जी। ये ऐसे हमारे मीडिया में भी चंद ऐसे लोग आ गए हैं जी हुजूरी के कायल हो गए। जी जी, यस मैन। जी जी। ऐसे इन लोगों की वजह से सहाफत का जो एहतराम था वो घट गया है। जी जी। और कहा जाता है आर्डरली में जो लोग रहते हैं, वैसे भी ये वर्ड जो है ऑर्डरली है, तो ये बिगड़ता हुआ आर्दरली में आ गया है। तो कहा जाता है कि आर्दरली में रहकर काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं, तो इख्तिदार के दलाल नहीं बनना चाहिए। देखिए, आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी की तरह रहना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हक की आवाज़ उठाइए। अगर गलती हुई है तो माजूरत खाई कर लेना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर आप देखिए, आप यकीन मानिए, जो गलती करता है वही इंसान होता है जी। और गलती करने वाला अगर माजूरत खाई करता है, अपनी गलती को तस्लीम करता है, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उसको बहुत खुश होता है। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो
मीडिया में भी एथिक्स पहले से है, जी जी फिर से नए तरीके से सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। जी जी वो सोशल मीडिया आने की वजह से मज़ीद बिगाड़ पैदा हो गया। जी जी ये लोग मनमानी खबरें कर चला रहे हैं। अब इत्तेफाक से बता दूँ नहीं ऐसा आपको, मैंने ऐसा देखा है सोशल मीडिया पे, कहीं कोई वाक़या पेश आता है, कोई जंग के वाक़यात पेश आते हैं, पुरानी वीडियोज़ को निकाल के फिर से नए तौर पे पेश कर दिया। जी, बहुत गलत बात है। जी हाँ, 2-2 साल पहले पुराने। इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, जोड़ दिया जा रहा है, वो भी गलत है। जी जी हमको भी, मीडिया वालों को भी फैक्ट का, हक़ाइक़ का अंदाज़ा करना चाहिए। सब कुछ तस्दीक कर लेने के बाद आपके पास सबूत है, तो उन सबूतों की बुनियाद पर आपको न्यूज़ शाये करना चाहिए या फिर नशर करना चाहिए। अगर हम किसी की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो भी गलत बात है। और वैसे भी नाज़रीन, आप जैसा कि नई मजाद ने बात की है कि सहाफ़ियों को बेबाक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेबाकी और दयानतदारी और जुर्रत जो है सहाफ़ियों का वस्फ़ होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, हम कभी किसी के बाप से नहीं डरते और पूरे हक़ाइक़ के साथ आपके सामने आते हैं, हक़ाइक़ पेश करते हैं, सच्चाई पेश करने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती का जो ज़हर है वो तेज़ी से फैलाया जा रहा है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं और जो ज़िम्मेदार हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल इशारा काफ़ी है अक्लमंद को, तो हमने आपको इशारा भी दे दिया है। तो आपको ये भी बता दें कि एक इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट आई है। नईम वज़ीर साहब, आपको बता दूं कि 2024 के बनिस्बत 2025 में उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अक़लियतों पर मज़ालिम में या अक़लियतों पर हमले में 13% का इजाफा हुआ है। जी जी, देखिए रियाज साहब, ये तशवीश की बात है। यानी 1200 या 1300 के करीब केसेस हो गए। देखिए, हिंदुस्तान में ये जो रुझान है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। नौजवान नस्ल में जहल घोल दिया जा रहा है। जी जी जी, फ़िरक़ापरस्त ताकतों की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कोई मसला है? जी जी, या मस्जिद कोई मसला है? जी नहीं, कोई बात नहीं। बुरखा कोई मसला है? हिजाब कोई मसला है? ऐसे मसलों को हवा देते हुए हुकूमतें अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो आप बार बार कहते हैं उन्हें मजहबी अफीम खिलाया जाता है, उसमें बहक जा रहे हैं। अब बताइए, मैं हिंदुस्तानियों से पूछना चाह रहा हूँ, आवाम से अपने हम वतनों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान में गुर्बत मसला है या हिंदू मुस्लिम मसला है, या मस्जिद मसला है, या फिर हमारे मुलाजिमतों का, बेरोजगारी का मसला है? इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें सिर्फ अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए लोगों को इस तरह के मसाइल में उलझा रहे हैं और ख़ुद इक़्तिदार के जो भी नशा है वो लूट रहे हैं। और एक बात देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आज देखेंगे अजीत डोभाल जो हमारे मुशीर कौमी सलामती है, उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया, उन्होंने कि भाई आप अपने सीनों में इंतकाम का आग जलाए रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतकाम जो लफ्ज़ होता है वो बहुत बुरा होता है, अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मुस्बत लफ्ज़ नहीं है, पर नेगेटिविटी इससे ज़ाहिर होती है। लेकिन ज़रूरी है इंतकाम की आग जलाए रखना, क्योंकि माजी में हमारी मंदिरों को लूटा गया, हमारे गाँवों को जलाया गया और इस तरह की उन्होंने बातें की, अजीब गरीब बातें की और हमें ग़ुलाम बना कर रखा गया। और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने भगत सिंह का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, तो उन्होंने और गांधी जी का भी नाम लिया कि इन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह करनी पड़ी, इनको लड़ना पड़ा, फला उन्होंने ये बात कही है। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की बात कर रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद कांग्रेस के एक लीडर का बयान आता है जो साबिक़ बीजेपी एमपी रह चुके हैं, फिर कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अजीत डोभाल को मशवरा दिया, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, बहुत यानी तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। तो पहले तो आपका जो बेटा है उसने बरतानवी शहरियत हासिल कर ली है, एक ब्रिटिशर हो गया है वो, पहले उसे वहाँ से यहाँ लाइए। बातें देखिए ज़रा, जो दलित नौजवान हैं जिन्हें बीजेपी या फ़िरक़ा परस्त तंजीमें में इस्तेमाल करती हैं, उनको ये सोचना चाहिए, अजीत डोभाल से ये सवाल करना चाहिए कि तुमने अपने बेटे को अंग्रेज़ी शहरियत क्यों दिलाई है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले यही कहा है कि नफ़रत की आग जलाने की ज़रूरत क्या है, हमें अंग्रेज फिर से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ना है। सवाल ये पैदा होता है कि किसके लिए नफ़रत पैदा करें। अगर आपको ओहदे चाहिए, आप जिस ओहदे पे मज़ीद बरकरार रहना चाहते हैं,
तो आप रहिए। अगर आपको मजीद शौक है तो आप मोदी से कह के सेंट्रल मिनिस्टर बन जाइए, बन जा सकते हैं, वजीर दाखिला बन जाइए, अमित शाह को हटाइए, अमित शाह को हटा दीजिए, आप बन जाइए, नहीं तो राजनीत सिंह को हटा कर आप डिफेंस मिनिस्टर बन जाइए, बन जाइए। लेकिन इस तरह के लोगों के जहनों को जो ख़राब किया जा रहा है, मैंने पहले कहा है कि हिंदुस्तान का मसला गुर्बत है, बेरोज़गारी है और माशी जो हमारी कमज़ोरी है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और भी कई मसाइल है जिसको हुकूमत की तरजीहात में शामिल करते हुए एक के बाद एक हल करने की ज़रूरत है। इसके बजाय मसाइल को जूं का तूं रखते हुए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें तो आप कामयाब हो रहे हैं। ये आपके लिए शायद मैं समझता हूँ कि अभी तो ये ठीक है, लेकिन जब जब हम आगे बढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो ये हमारे पीछे ढकलने के काम आएंगे। क्योंकि आज हिंदुस्तान जिस तरह से पीछे हो गया है, एआई देख लीजिए, आज इतना आगे हो गया है, इतने इतने नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बात करने से पहले हमारे मुल्क के हर नौजवान को एआई की या फिर जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनकी तालीम व तरबियत दी जाती है तो हमारा मुल्क किस तरह से मुस्तकम होता है, किस तरह से ताकतवर होता है, हम मुलाजमत के कैसे मौके फराहम किया जा सकते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन सियासी कायदीन ये सब भूल जाते हैं और सिर्फ मज़हब की बात करते हैं, अपने मफादात की तकमील कर लेते हैं। तो इस तरह अगर अपने मफादात की तकमील करने वाले अवाम के खादिम नहीं हो सकते, अवाम को ग़ुलाम बनाने वाले होते हैं। अंग्रेज़ों ने अवाम को ग़ुलाम बनाया, फिर आप देखेंगे ये पॉलिटिशियंस अवाम को ग़ुलाम बना रहे हैं सियासत के नाम पर और मज़हब के नाम पर और मजहबी खुतूत पर अवाम को तकसीम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर अवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा बताइए, मंदिर मस्जिद मसला है? जी हाँ, नहीं मसला नहीं है, भूख मसला है, इफलास मसला है, गुर्बत मसला है, बेरोजगारी मसला है, महंगाई से पहले भी हुकूमतें थी 2014 से पहले, इनके 5 साला मंसूबे हुआ करते थे। जी हाँ, 5 साला मंसूबा, जैसे पहला 5 साला मंसूबा, दूसरा 5 साला मंसूबा। जी जी, इसका मकसद क्या था कि हम 5 साल के दौरान ये काम करेंगे। अब वैसे आपके पास तो कोई 5 साले मंसूबे नहीं है। हमारा 5 साला मंसूबा है, राम मंदिर की जगह मस्जिद की जगह आप मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दें, वो बना दिए आपने। आप संभल की मसाजिद के बारे में 5 साला मंसूबा बनाए हैं कि वहां पर भी हम मंदिर बनाएंगे। और आप देखेंगे कि वाराणसी मथुरा है, वहां की जो मसाजिद उसे मंदिर में तब्दील कर देंगे। सिर्फ यही चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों को, माशरे को ये सोचने की जरूरत है। माशरा क्यों नहीं सोच रहा है? ये मसला है क्या हमारा, इस पर सोचने की जरूरत है। अरे भाई, मैं यकीन मानिए हमारे नईम मुजद्दिद साहब, हर दिन हिंदुस्तान में कम से कम 5 से लेकर 8 दलित खवातीन की इस्मत रेजी की जाती है। अरे ज्यादा, इससे ज्यादा है, आप बहुत कम बोल रहे हैं। जी जी, दलित आप तमाम लोगों की बता रहा हूँ, दलित में खाली काउंट कर रहे हैं, सिर्फ दलित की खवातीन की। और हमारे कमिश्नर कहते हैं कि खवातीन जो होते हैं वो यानी फ्यूचर है। बिल्कुल, हम चलो ये चीज को मान लेते हैं, फ्यूचर है, लेकिन हमारे फ्यूचर का हिफाजत करने किसकी जिम्मेदारी है? जी, हुकूमतों की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बातें करने से तरक्की नहीं होती, बल्कि स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, तालीम में जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है, हालात से बच्चों को हम आहंग करने की ज़रूरत है, तभी हम तरक्की की मंजिल तय कर सकते हैं। वरना हम हिंदू मुस्लिम कहते कहते ऐसा ना हो जाए कि दुनिया आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाए। और आप अंदाज़ा कीजिए, ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके बच्चे जो हैं सनतकार बन रहे हैं, बड़े बड़े मुल्कों में जाके कारोबार कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए उन्हें। तो ये चीज़ें होती हैं नाजरीन। बहरहाल नाजरीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजद्दिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।